नमस्कार साथियों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए और आज हम चर्चा करने वाले हैं एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आज हम फीमेल वाले पार्ट को, मादा के जो जनन पार्ट्स हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हो, हमने इससे पहले वीडियो में नर वाले जो मेल वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। फीमेल वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल फ्लावर्स, तो हम इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी सी अपन ये चर्चा करेंगे आज। देखिए, जो हम एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म, इनका जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो इनका क्या होता है? पुष्प होता है ना, फ्लावर्स होता है। ये अपने को पता ही है, ठीक है। अब देखिए, फ्लावर्स का जो आपका एंड्रोशियम वाला जो भाग था, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं गाइनोशियम के बारे में। गाइनोशियम मतलब हम जायांग के बारे में चर्चा करेंगे और एंड्रोशियम मतलब पुमंग। तो इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। गाइनोशियम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। गाइनोशियम जायांग, इसकी जो इकाई है, यूनिट है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो हम उसे स्त्री केसर इस नाम से जानते हैं, स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। या फिर हम इसे अंडप भी कहते हैं, पिस्टिल या कार्पल इसके, ठीक है। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स, तो हमें फीमेल वाले पार्ट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। देखिए, जायांग जिसे कि हम गाइनोशियम कहते हैं, यह पुष्प के मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो गाइनोशियम है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये जो गाइनोशियम है, इसकी जो यूनिट है, गाइनोशियम की यूनिट वो होती है अपनी पिस्टिल, स्त्री केसर। अब ये स्त्री केसर देखिए, एक भी हो सकता है, एक हो सकता है, या फिर इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, अनेक हो सकते हैं स्त्री केसर। तो अब ये जो स्त्री केसर अगर किसी में एक है, अगर एक है तो हम उसे कहते हैं मोनोकार्पिलरी या एकांडपी कहते हैं। और अगर इनकी संख्या ज्यादा है तो उसे कहते हैं मल्टीकार्पिलरी या फिर इसे कहते हैं बहुअंडपी, ठीक है। अब ये कंडीशन आती है कि अगर किसी जायांग में स्त्री केसर की संख्या एक है तब तो कोई मतलब है नहीं, एक है तो वो एक ही पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा है, जब कंडीशन कैसी हो, मल्टी कार्पलरी हो, बहुअंडपी हो, तब वहां दो कंडीशन आती है। क्या सभी कार्पल आपस में फ्यूज हैं या फिर वो फ्री है? हमें दो कंडीशन देखनी होती है। अगर ये सभी कार्पल आपस में फ्यूज होते हैं तो हम उसे युक्तांडपी कहते हैं, सिन कार्पस ओवरी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है आपका अफीम पेपेवर, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ओवरी है, ये सारी की सारी ओवरी यहाँ पर फ्यूज हैं, ठीक है। ये सारी ओवरी यहाँ पर फ्यूज हैं। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है? ये अफीम है ना। दूसरा एपोकार्पस कंडीशन, जिसे कि हम व्युक्तांडपी कहते हैं, व्युक्तांडपी, इसमें क्या होगा? ये जितने भी इसके जो अंडप हैं, कार्पल हैं, वो फ्री होंगे। तो एपोकार्पस का मतलब हो गया इसके जो कार्पल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये फ्री होते हैं। और इसमें कैसे होते हैं? तो आप कहोगे ये फ्यूज होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका माइचेलिया। तो माइचेलिया आपको याद रखना है, इस तरीके की कंडीशन इसमें होती है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में आज पढ़ रहे हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स है उसे हम गाइनोशियम या जायांग कहते हैं। ये जो जायांग है ये पुष्प के मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है या उसे रिप्रेजेंट करता है। और जायांग की जो इकाई है उसे हम अंडप या स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। अब अंडप की संख्या या तो एक हो सकती है, तब हम उसे मोनोकार्पलरी या एकांडपी कहते हैं। अगर अंडप की संख्या एक से ज्यादा है, अनेक हैं, तो इसे मल्टीकार्पलरी या बहुअंडपी कहते हैं। मल्टीकार्पलरी कंडीशन अगर है
तो दो कंडीशन आएंगी, या तो वो अंडप आपस में फ्यूज होंगे तो अब हम उसे सिनकार्पस कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पेपेबर। और अगर वो अंडप सारे के सारे जो कार्पल्स हैं वो फ्री हैं तो कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस, और इसका एग्जाम्पल है माइचेलिया। यहां से क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको याद रखें, अपना एक रजिस्टर ले लें और उस रजिस्टर में इनको नोट डाउन कर लें, अपने नोट्स बना लें। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो? ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है थम्स अप करके बताएं, कमेंट्स करें, और आगे देखते हैं। देखिए, मल्टी कार्पलरी जो कंडीशन है, इसमें दो कंडीशन मैंने भी आपको बताई। एक तो होती है सिनकार्पस, जिसे कि अपन कहते हैं युक्तांडपी, और एक कंडीशन होती है एपोकार्पस, जिसे कहते हैं वियुक्तांडपी। देखो, हिंदी में तो नाम से ही पता लग रहा है, युक्त मतलब जुड़े हुए फ्यूज, और वियुक्त मतलब अलग अलग, एक दूसरे से अलग हैं। देखिए, सिनकार्पस मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस का एग्जाम्पल पेपेबर है, और मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस का एग्जाम्पल माइचेलिया है। मैंने इनको अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, अब दूसरी तरीके से अगर वो पूछा जाए तो देखिए, अगर पिस्टल आपस में फ्यूज है तब कंडीशन होगी सिनकार्पस, और यदि पिस्टल आपस में फ्री है तो कंडीशन होगी एपोकार्पस। पिस्टल और कार्पल से आप कंफ्यूज नहीं हो, दोनों कंडीशन मतलब दोनों जो नाम है वो एक ही के लिए हैं। इनको अंडप या स्त्री केसर कहते हैं, जो कि यूनिट है जायांग की, अर्थात गाइनोशियम की। ठीक है, अब एक बात और देखिए, ये कंडीशन यहां से भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है, वन ओव्यूल इन वन ओवरी। मतलब ओव्यूल का मतलब हो गया आपका बीजांड, और ओवरी मतलब अंडाशय। अंडाशय के अंदर एक बीजांड है, एक अंडाशय के अंदर एक बीजांड है। आपने ऐसा देखा होगा, आपने ऐसे फल खाए होंगे जिसमें केवल एक ही बीज निकलता है। अगर एक भी, आपको पता है कि जो फल का निर्माण तो किससे हो रहा है? ओवरी से। और बीज का निर्माण किससे हो रहा है? ओव्यूल से। अगर किसी फल में एक बीज है, इसका मतलब उसमें एक ओव्यूल होगा, जैसे कि व्हीट गेहूं में, है ना, पेडी में और मैंगो में, इसमें एक अंडाशय में एक बीजांड होता है। तो देख, आम आम में आपने देखा होगा, आम में एक ही गुठली निकलती है, एक ही बीज होता है उसके अंदर, है ना। ऐसे ही चावल हो, मक्का हो, है ना, सॉरी गेहूं हो, तो इनमें कंडीशन कौन सी होगी? वन ओव्यूल वन ओवरी। मैनी ओव्यूल इन वन ओवरी मतलब अनेक बीजांड हो, अनेक बीजांड हो एक ओवरी में, एक अंडाशय के अंदर। क्या आपने ऐसा फल खाया है जिसमें बहुत सारे बीज निकलते हो? तो आप कहोगे कि खाते हैं, जैसे कि पपीते में, वाटरमेलन, तरबूज में आपने देखा हो, है ना, कद्दू है, खीरा है, ककड़ी है, आपने इसमें देखे होंगे बहुत सारे बीज निकलते हैं। ऑर्किड्स है, इसको ऑर्किड्स को आप याद रखें, है ना। तो इनमें क्या होता है कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उनकी संख्या एक से अधिक होगी, है ना। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है मैंने अलग से स्लाइड में लगाए हुए हैं, तो आप इनको याद रख लें। ठीक है, आगे देखें। इधर देखिए, ये जो फीमेल वाला जो पार्ट है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? जायांग के नाम से। और जायांग की जो इकाई है, यूनिट है, इसको हम कहते हैं स्त्री केसर, या हम इसी को कहते हैं अंडप। कार्पल कहते हैं या फिर पिस्टल कहते हैं। अब जो स्त्री केसर होता है, इस स्त्री केसर के कितने भाग हैं? तो आप कहोगे इसके 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर के कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, स्त्री केसर में सबसे ऊपर की तरफ जो भाग होता है, इस भाग को, फिर एक इसके नीचे वाला भाग होता है, और एक सबसे नीचे वाला भाग होता है। तो ये हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया आपका 2 नंबर,
और ये हो गया आपका 3 नंबर। 1 नंबर पे 3 भाग हैं इसके, तो देखिए 1 नंबर पर आपका क्या है, तो 1 नंबर पे आप कहोगे कि ये तो है स्टिग्मा, दूसरे नंबर पे है स्टाइल, तीसरे नंबर पर है ओवरी, मतलब ये हो गया आपका वर्तिकाग्र, ये हो गया आपका वर्तिका, और ये हो गया आपका अंडाशय। इस तरीके से स्त्री केसर के कितने भाग हुए, 3 भाग हुए। पहले नंबर पे है आपका स्टिग्मा जिसे कि वर्तिकाग्र कहते हैं, दूसरे नंबर पे है स्टाइल वर्तिका कहते हैं, और तीसरे नंबर पे है ओवरी जिसे कि हम अंडाशय कहते हैं। अच्छा, ये जो फूला हुआ भाग है जिसे हम ओवरी कह रहे हैं, इस ओवरी के अंदर, इसके अंदर क्या पाई जाती है, एक गर्भाशयी गुहा पाई जाती है, गर्भाशयी गुहा पाई जाती है, एक कैविटी होती है ना, और इसके अंदर लगा रहता है प्लेसेंटा, मतलब इस गर्भाशयी गुहा में होता है अपरा, अपरा जिसे कि अपन प्लेसेंटा कह रहे हैं। तो ये जो प्लेसेंटा है इससे जुड़ा होता है कौन, तो आपका आंसर आएगा, इससे ओव्यूल जुड़ा रहता है जिसे हम बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो स्टिग्मा है, ये कार्पल या पिस्टिल का, जो पिस्टिल का या स्त्री केसर का जो टॉप वाला भाग है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। ये क्या करता है, एक तरीके से मंच का कार्य करता है, और ये अपने ऊपर पोलेन को कलेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा पार्ट जो स्टिग्मा और ओवरी के बीच में ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है यहां से लेके यहां तक, हम इसको कहते हैं स्टाइल। ये क्या करता है, ये इस स्टिग्मा को ऊंचाई पर रखता है। स्टाइल के नीचे जो फूला हुआ भाग है उसको हम ओवरी या अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरी या अंडाशय कहते हैं। ओवरी के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, गर्भाशयी गुहा पाई जाती है जिसमें अपरा होता है, और अपरा से बीजांड जुड़ा रहता है। ठीक है, आगे चल के क्या होगा, ये जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जो ओवरी है ये तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फल में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये जो बीजांड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बीज में या सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये चीजें याद रखनी है। स्त्री केसर के कितने पार्ट होते हैं, तो आपका आंसर आएगा कि 3 पार्ट होते हैं। आगे देखिए, अब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं ओव्यूल की। देखिए, संरचना किसकी देखनी है हमें, ओव्यूल की, बीजांड की संरचना देखनी है, बीजांड की संरचना, इसको देखना है, बीजांड की संरचना। तो ये बीजांड बना हुआ है, मैंने पहले ड्रॉ कर लिया है ना, अभी एक बार और ड्रॉ करके देख लेंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बीजांड है, इसमें देखिए ये एक इसका ब्रंत है, ब्रंत है ना, ये क्या करता है, प्लेसेंटा कनेक्ट्स ओव्यूल टू ओवरी थ्रू स्टाल कॉल्ड फनिकल। इसका काम क्या है, ये जो इसका ब्रंत है, एक ये आपको ये ब्रंतनुमा स्ट्रक्चर दिख रही है क्या, ये ब्रंतनुमा स्ट्रक्चर इसको जोड़ के रखती है। ठीक है, गर्भाशयी गुहा में, है ना, प्लेसेंटा ये कनेक्ट रखता है ओव्यूल को, और ओवरी के साथ इसको जोड़ के रखता है। ये एक ब्रंतनुमा स्ट्रक्चर है, ये जो आपको दिख रही है इसको हम फनिकल कह रहे हैं। फनिकल जिस स्थान पर ये बीजांड से जुड़ता है उसे हाइलम कहते हैं। ये ओव्यूल फ्यूज विथ फनिकल इन रीजन कॉल्ड हाइलम। जिस स्थान पर ये फनिकल बीजांड की बॉडी से जुड़ता है उस स्थान को अपन किस नाम से जानते हैं, हाइलम के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, बीजांड के अंदर आप देखिए, एक तो इधर ये वाला, एक ये वाला, ये दोनों, इनको हम जानते हैं किसके नाम से, तो आपका आंसर आएगा, इनको अध्यावरण कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं इनको। ठीक है, तो एक तो बाहर की तरफ होता है, इसे आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं, एक होता है इनर इंटेग्यूमेंट। तो 2 इंटेग्यूमेंट होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग या लेयर का काम करता है, और बाद में जब फर्टिलाइजेशन होता है और ये जो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, तो इस इंटेग्यूमेंट से किसका निर्माण होगा,
तो आपका आंसर आएगा ये सीड कोट बनाता है, अर्थात ये बीज चोल बनाता है। क्या बनाता है? बीज चोल। ठीक है। अब बीज चोल में कंडीशन क्या होगी? इसमें बीज चोल में एक होता है टेस्टा और एक होता है टैगमेन। टेस्टा और टैगमेन। तो ये जो टेस्टा है ये आउटर इंटेगुमेंट से बनता है और टैगमेन है ये इनर इंटेगुमेंट से बनता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है। तो ये जो इंटेगुमेंट्स हैं जिन्हें हम हिंदी में अध्यावरण कहते हैं, इनको हिंदी में अध्यावरण कहते हैं। एक बाहरी अध्यावरण होता है और एक आंतरिक अध्यावरण होता है। ये दोनों प्रोटेक्टिव कवरिंग का कार्य करते हैं और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा अर्थात निषेचन हो जाएगा तब ये बीजांड बीज में बदलता है। तो बीज के ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है उसे बीज चोल या सीड कोट कहते हैं। इसमें जो आउटर इंटेगुमेंट है, जो बाहरी अध्यावरण है, इससे टेस्टा का निर्माण होता है और जो भीतरी अध्यावरण है, इनर इंटेगुमेंट है, उससे टैगमेन का निर्माण होता है। क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो अपन आगे चलते हैं। देखिए एक आपको यहां दिख रहा है चलेजा। ये क्या है? ये बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, बीजांड के आधारीय भाग का प्रतिनिधित्व करता है चलेजा। और चलेजा के देखिए ठीक अपोजिट में इधर आपको दिख रहा है माइक्रोपाइल। यहां से होके पोलन ट्यूब इसमें एंटर करती है, ओव्यूल के अंदर एंटर करती है पोलन ट्यूब। जब अपन आगे फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो माइक्रोपाइल है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है। इस बीजांड द्वार, अब इधर देखिए इसके बीच में एक संरचना है जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये पिंक कलर से बनाया हुआ है मैंने, इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। इसे हिंदी में कहते हैं भ्रूणकोश या फिर हम इसे कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है। अब देखिए ये आपको यहां पर कुछ चेंज दिखेगा, जैसे यहां से लेके यहां तक जो मैं व्हाइट कलर से ये कर रहा हूं, यहां पर कोशिकाओं का, सेल्स का ग्रुप होता है। ये व्हाइट वाला दिख रहा होगा आपको, इसको मैंने यहीं पर लिखा है, इसे न्यूसेलस कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूसेलस या बीजांड काय कहते हैं। ठीक है। इस बीजांड काय की कोशिका जो इधर होगी माइक्रोपाइल की तरफ होती है, यहां पर इसी कोशिका से इस एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। और वो कैसे होता है अभी अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो एक ओव्यूल में कौन कौन से पार्ट होंगे तो आपको याद क्या क्या रखना है? एक इसमें फनिकल होता है, एक इसमें हाइलम। फनिकल जिस स्थान पर ओव्यूल से जुड़ता है उसे हाइलम कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक एम्ब्रियो सैक होता है। आउटर और इनर दो इंटेगुमेंट होते हैं। एक इसमें बेसल पार्ट होता है जिसे चलेजा कहते हैं। एक माइक्रोपाइल होता है जी बीजांड द्वार जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है। अच्छा, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ओव्यूल का वह स्थान, ओव्यूल का वह पार्ट या वह स्थान जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होते हैं, तो आपका आंसर आएगा माइक्रोपाइल। आप यहां देख रहे हैं यहां पर इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं है, माइक्रोपाइल वाले पोर्शन पर यहां पर इंटेगुमेंट नहीं है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की संरचना के बारे में हमने चर्चा करी थी। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी पादपों में कॉमनली पाया जाने वाला जो ओव्यूल का टाइप है वो होता है एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि आप यहां देख रहे हो। एनाट्रोपस ओव्यूल आपको ये याद रखना है, एनाट्रोपस ओव्यूल को याद रखना है। ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल किस में पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। और एक प्लांट है पाइनस जो कि जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, वहां पर भी एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। सामान्यतः जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है, लेकिन पाइनस के अंदर एनाट्रोपस पाया जाता है। फैक्ट आपको याद रखना है। आगे देखिए, अब बात आती है, देखिए इधर देखो, अभी अपन ने पढ़ा जैसे ये मैंने आपके लिए एक स्त्री केसर ड्रॉ किया। इस स्त्री केसर का ये जो फूला हुआ भाग है, इसमें इस तरीके से एक संरचना जो अभी अपन ने पढ़ी है उसे क्या कहते हैं? अपन बीजांड कहते हैं। और इस बीजांड के अंदर ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, बीच वाला ये जो पोर्शन है,
बीच वाला ये जो पोर्शन है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर आएगा कि सर हम इसे बीजांडकाय कहते हैं, इसे न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांडकाय या न्यूसेलस कहते हैं, न्यूसेलस या बीजांडकाय कहते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है कि इस बीजांड के अंदर, इस बीजांड के अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। एम्ब्रियो सैक जिसे कि अपन फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं, वो फीमेल गैमीटोफाइट बना कैसे? वो फीमेल गैमीटोफाइट कैसे बनेगा? तो हमें यहां पर एक चीज पढ़नी है जिसे कहते हैं गुरुबीजाणु जनन। गुरुबीजाणु जनन मतलब हमें किसका फॉर्मेशन कराना है? मेगास्पोर का। अब मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन होगा तो वो कहां से होगा? अर्थात गुरुबीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरुबीजाणु जनन कहते हैं, मेगास्पोर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इधर देख लें, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस यहां लिखा है मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरुबीजाणु जनन कैसे होता है? तो गुरुबीजाणु मात्र कोशिका, गुरुबीजाणु मात्र कोशिका, कलर चेंज हो गया, वही कलर ले लेते हैं ना। देखिए गुरुबीजाणु मात्र कोशिका जिसे कि हम मेगास्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं, इससे मेगास्पोर या गुरुबीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरुबीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम एमएमसी, एमएमसी का मतलब हो गया मेगास्पोर मदर सेल, इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। यहां पर मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के दौरान एक सेल डिवीजन होता है, एक डिवीजन होता है। उस डिवीजन का नाम क्या है? तो उस डिवीजन का नाम होता है मियोसिस या फिर अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस या फिर अर्धसूत्री विभाजन। तो एक प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस? जिसमें फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम एमएमसी इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, आगे देखिए, टिश्यू विथ अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, न्यूसेलस। अभी अपन ने न्यूसेलस के बारे में बात की थी। इंटेगुमेंट से घिरा हुआ पार्ट, ओव्यूल का वह पार्ट जो इंटेगुमेंट से घिरा हुआ होता है उसे न्यूसेलस या बीजांड काय कहते हैं। न्यूसेलस, न्यूसेलस को अपन किस नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे न्यूसेलस को हम बीजांड काय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हिंदी में बीजांड काय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो बीजांड काय है, ये जो न्यूसेलस है, तो न्यूसेलस की कुछ कोशिकाएं ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है किसमें? आर्चीस्पोरियम में। किसमें डिफ्रेंशिएट हुई है? आर्चीस्पोरियम में। आर्चीस्पोरियम को अपन प्रसूतक या प्रसूतक कोशिका कहते हैं। ठीक है, प्रसूतक कोशिका कहते हैं। अब क्या होगा? इन आर्चीस्पोरियम में से, इस आर्चीस्पोरियम में से कुछ एक सेल, वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस, particularly archisporial cell in micropylar region differentiate into MMC। ठीक है, समझ में आ गई बात? अरे भाई, बीजांड का जो बीजांड द्वारीय सिरा है, माइक्रोपाइलर एंड है, वहां पर न्यूसेलस की एक कोशिका आर्चिस्पोरियल सेल मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, ये मैंने क्वेश्चन अलग से ड्रॉ करे हैं। देखिए एमएमसी, इसकी लोकेशन कहां है? तो आपका आंसर आएगा ये बीजांड द्वारीय सिरे पर पाई जाती है, एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, बीजांड द्वारीय सिरे पर है, ये माइक्रोपाइलर एंड पर है एमएमसी। और आगे देखिए, इसका एक फीचर क्या है? तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। आगे देखिए, अब अपन इसको थोड़ा सा मतलब एक मैप बना के याद करते हैं। कैसे? देखिए इधर देखो, ये बीजांड काय हुआ, आपको पता है न्यूसेलस है ये। अब देखिए यहां पर न्यूसेलस की ये जो सेल है, ये बीजांड द्वार के सिरे की ओर, तो बीजांड काय की ये कोशिका क्या बना रही है? अब ये जो कोशिका है ये आर्चीस्पोरियल सेल बनाती है, मतलब प्रसूतक कोशिका। और प्रसूतक कोशिका,
ये जो प्रसूतक कोशिका है ये आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो रही है, तो आपका आंसर आएगा एमएमसी में, मेगास्पोर मदर सेल में। अब देखिए ये 2n है, आर्चिस्पोरियल सेल ये भी 2n होगी, है ना, एमएमसी ये भी 2n होगी, लेकिन इस एमएमसी में एक डिवीजन होगा इसका नाम है मियोसिस, और इस मियोसिस होने की कंडीशन में ये इस तरीके से 1 2 3 4, तो 4 क्या बने, मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर बनते हैं। देखिए क्योंकि यहां मियोसिस हो गया है तो ये चारों के चारों जो मेगास्पोर हैं ये हैप्लॉइड होंगे, एन होंगे, तो मैंने इधर लिखा ये कैसे होंगे, तो आपका आंसर आएगा कि सर ये हैप्लॉइड होंगे क्योंकि मियोसिस हो गया है। अब ये जो 4 मेगास्पोर हैं, इन 4 में से देखिए इन 4 में से क्या होगा, एक जो मेगास्पोर है 1 मेगास्पोर ये तो होता है एक्टिव या फिर फंक्शनल, फंक्शनल हो गया, और 3 मेगास्पोर, 3 मेगास्पोर ये डिजेनरेट हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, मतलब ये अपभ्रंश या अपभ्रष्ट कुछ भी लिख लो, मतलब सीधा सीधा ये नष्ट हो जाते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म है इसे ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो अपने न्यूट्रिशन के तौर पे काम में लेता है, और इस एक फंक्शनल मेगास्पोर से, इस एक फंक्शनल मेगास्पोर से आगे चल के किसका डेवलपमेंट होगा, तो आपका आंसर आएगा यही एम्ब्रियो सैक बनाएगा, एम्ब्रियो सैक यही बनाएगा फंक्शनल मेगास्पोर। और एक फंक्शनल मेगास्पोर से, देखिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको यही क्लियर कराता हूं ओटी टाइप की जो आती हैं, एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ, तो यहां पर तीन माइटोसिस होंगे। अब इधर देखिए मियोसिस कितना हुआ, तो आपका आंसर आएगा कि एक ही मियोसिस होता है, लेकिन माइटोसिस कितने होते हैं, तो आपका आंसर आएगा कि 3 माइटोसिस होते हैं, मियोसिस 1 होगा और माइटोसिस 3 होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखिए इधर ये अपने स्लाइड कर ली, ये अपने समझ लिया। अब इधर देखिए एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल जो आर्चिस्पोरियल सेल से बनी है, मेगास्पोर मदर सेल, इसमें एक डिवीजन होता है, डिवीजन का नाम है मियोसिस, और इस डिवीजन की वजह से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपका आंसर आएगा 4 मेगास्पोर का, और ये जो 4 मेगास्पोर बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे, एन होंगे, मैंने यहां पर एन लिखा है इसका मतलब ये हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, अब इन 4 में से क्या होगा, देखिए 1 मेगास्पोर, इन 4 में से 1 मेगास्पोर ये फंक्शनल होता है, ये मतलब ये क्रियाशील होता है, फंक्शनल मेगास्पोर है, वाइल अदर 3 डिजेनरेट, और जबकि इन 4 में से बाकी के 3 क्या होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है, 1 फंक्शनल मेगास्पोर, ये क्या करेगा, इसमें 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे। ठीक है, 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं फंक्शनल मेगास्पोर में, है ना, और ये क्या करेगा, ये फिर क्या करेगा, ये फीमेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा या एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो फीमेल गैमीटोफाइट को ही हम किस नाम से जान रहे हैं, एम्ब्रियो सैक के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो माइटोटिक डिवीजन फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोटिक डिवीजन कितने होंगे, 3, और इससे क्या बनेगा, फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। ये जो फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बना, इसमें कोशिकाओं की संख्या होगी 7, केंद्रक की संख्या होगी 8, सॉरी, ऐसा एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमीटोफाइट जिसमें 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं, उसे कहते हैं पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक। ठीक है, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। देखो मोनो का मतलब हो गया, मोनो का मतलब हो गया एक फंक्शनल मेगास्पोर से, एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, पॉलीगोनम टाइप का ये भी आता है, सेल कितनी है, न्यूक्लियस कितने हैं, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं। और फंक्शनल मेगास्पोर में कितने माइटोटिक डिवीजन हुए, तो 3। ठीक है,
और एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस कितने होते हैं, तो आपका आंसर आएगा कि एक मियोसिस होता है। ठीक है, मियोसिस कितना होता है, तो एक मियोसिस होता है, माइटोसिस होते हैं 3। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे देखिए, मैंने यहां से फिर से ड्रॉ किया है। देखो, बीजांडकाय या न्यूसेलस ये क्या है, तो ये इंटेगुमेंट से घिरा हुआ बीजांड का भाग है। अध्यावरण से घिरा हुआ बीजांड का भाग क्या कहलाता है, बीजांडकाय कहलाता है। और ये कैसा होगा, तो आपका आंसर आएगा कि ये डिप्लॉयड होता है। इस बीजांडकाय में क्या होगा, देखिए, बीजांड का जो माइक्रोपाइलर एंड है, बीजांड द्वारीय सिरा है, वहां पर जो सेल बनी, इसका नाम क्या कह रहे हैं अपन, आर्चीस्पोरियल सेल। और इस आर्चीस्पोरियल सेल से आगे फॉर्मेशन किसका होगा, तो आपका आंसर आएगा मेगास्पोर मदर सेल, जिसे कि हम MMC के नाम से जानते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन होगा मियोसिस। अब जब विभाजन हुआ मियोसिस तो 4 मेगास्पोर बने। ये देखिए, आपको 4 दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। इन 4 में से एक तो होता है फंक्शनल मेगास्पोर और 3 डीजनरेट मेगास्पोर। 3 नष्ट हो जाएंगे, एक फंक्शनल बचेगा। ये जो डीजनरेट हुए, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो ये न्यूट्रिशन के तौर पे काम में लेता है। ठीक है, अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस मैंने ऐसे लिख दिए हैं, देखिए माइटोसिस फर्स्ट होगा, तो ये इसका केंद्रक है, ये केंद्रक केवल डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, केवल केंद्रक डिवाइड होगा। तो यहां देखिए 2 केंद्रक बने और ये अलग अलग पोल पर चले गए, अर्थात एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, एक चलेजा एंड की तरफ है। आप इस तरीके से याद रखेंगे। फिर इसमें माइटोसिस हुआ सेकंड, तो इसमें फिर से ये 2 केंद्रक इससे बन गए और 2 इससे बन गए, टोटल केंद्रक की संख्या हो गई 4। ठीक है, फिर इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ तो यहां बने आपके 4 और इधर भी बनेंगे 4, लेकिन मैंने इधर 3-3 दिखाए क्योंकि एक मूव करता हुआ बीच में आ गया, तो एक एक यहां ले आए अपन। ठीक है, तो इसका मतलब जो चलेजा एंड है, निभाग है, उस पर हो गए 3 और बीजांड द्वार माइक्रोपाइलर एंड पर हो गए 3। ठीक है, और 2 आ गए इसके बीच में। टोटल केंद्रक कितने हुए, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8 केंद्रक हो गए। अभी तक आप देखिए, जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें जो 3 माइटोटिक डिवीजन हुए हैं, इसके दौरान केवल केंद्रक का विभाजन हुआ है, साइटोप्लाज्म का या जीव द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेके और यहां तक ये जो सेल डिवीजन हुआ, इसको हम प्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, मुक्त केंद्रक विभाजन कहते हैं। यहां पर मुक्त केंद्रक विभाजन हुआ है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है। इसी का यही कारण है कि इसके अंदर केवल केंद्रक की संख्या बड़ी है, कोशिकाओं का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। अब कोशिकाओं का जब फॉर्मेशन करेंगे तब ये एम्ब्रियो सेक में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, ड्रॉ कर लें अपने रजिस्टर में, है ना। आगे देखिए, अब उससे आगे मैंने इधर से एरो ऐसे लगाया ना, अपन उस पेज से इधर आए तो क्या होगा, देखिए चलेजा एंड और एक हो गया आपका माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड और चलेजा एंड, चलेजा एंड पर ये जो 3 केंद्रक थे, यहां पर इन 3 केंद्रक के चारों तरफ कोशिका की भित्ति बन गई। अब ये जो 3 कोशिका बनी, इनको एंटीपोडल सेल कहते हैं या प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन आता है एंटीपोडल सेल का लोकेशन क्या है, तो आपका आंसर आएगा चलेजा एंड पर। ठीक है, ये निभाग सिरे पर या चलेजा एंड पर पाई जाती हैं और हैप्लॉइड होती हैं, एन मैंने लिखा है। अब माइक्रोपाइलर एंड पर 3 कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम कहते हैं एग एपरेटस। माइक्रोपाइलर एंड पर ये जो 3 सेल हैं, इनको कहते हैं एग एपरेटस। और एग एपरेटस में एक एग सेल होती है जो कि हैप्लॉइड होती है, 2 सिनर्जिड सेल होती हैं, तो मैंने 2x इसीलिए लिखा है कि ये 2 हैं, और ये भी हैप्लॉइड होती हैं। ठीक है, तो सिनर्जिड सेल 2 है, एग सेल 1 है, तो ये टोटल 3 सेल हो गई। तो आपसे पूछ ले तो एग एपरेटस में टोटल सेल कितनी होंगी, तो आपका आंसर आएगा 3 सेल होंगी, 1 एग सेल होगी और 2 सिनर्जिड सेल होंगी। सिनर्जिड सेल के अंदर आपने देखा होगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये मैंने व्हाइट कलर से ड्रॉ किए हुए हैं, इनको हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। जब पोलन ट्यूब ओवरी की तरफ आती है
और यहाँ माइक्रोपाइल से होते हुए एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में, तो उसका जो पोलन ट्यूब का जो मूवमेंट है उसको फिक्स करने का काम किसका है? फिलीफॉर्म एपरेटस का है। ठीक है। अच्छा, ये जो दो केंद्रक बीच में आ गए थे चलकर, ये दो केंद्रक, इनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये जो बीच में जो सेल होती है इसे सेंट्रल सेल कहते हैं। इस एम्ब्रियो सैक की एक ही ऐसी कोशिका है जो डिप्लॉयड होती है, जो कि 2n होती है, उसे सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं। तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपसे नहीं छूटना चाहिए। सारे क्वेश्चन यहाँ आपके क्लियर हैं। डिप्लॉयड सेल कौन सी है? तो सेंट्रल सेल। बाकी की सारी कैसी हैं? हैप्लॉयड सेल हैं। एक और चीज देखिए, इसमें आप गिनिए कोशिका कितनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और एक ये सेंट्रल सेल बीच वाली। तो सेल कितनी है इसमें? 7 क्या है इसमें? कोशिका है। केंद्रक गिनिए, देखो एक केंद्रक, 2 और 3 4 5 6 7 और 8। केंद्रक कितने हैं? तो आपका आंसर आएगा 8। ठीक है। तो इस एम्ब्रियो सैक में 7 कोशिकाएं हैं और 8 केंद्रक हैं। इसे पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, पॉलीगोनम टाइप का इस एम्ब्रियो सैक इसको बोलते हैं अपन। ठीक है, आगे चले, देखिए एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट्स फीमेल गैमीटोफाइट। ये फीमेल गैमीटोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 7 कोशिकाएं हैं और इसमें 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए एग एपरेटस मैंने भी आपको बताया था कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तो इसकी लोकेशन होती है माइक्रोपाइलर एंड पर। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड सेल एंड 1 एग सेल। और ये जो सिनर्जिड सेल और एग सेल हैं ये हैप्लॉइड ही होंगी, आपको ये याद रखना है। सिनर्जिड हैव सेल्यूलर थिकनिंग, इसे की हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। जो सिनर्जिड सेल है उसके अंदर सेल्यूलर थिकनिंग होती है, उसे फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को सिनर्जिड में एंटर कराने के लिए। एंटीपोडल्स, तो एंटीपोडल सेल एन है ना, हैप्लॉइड होती है। इनकी लोकेशन कहाँ है? तो चले जा एंड पर होती हैं। और एंटीपोडल की जो संख्या है वो कितनी होगी? तो आपका आंसर आएगा कि सर 3 होती है। एक लार्ज सेंट्रल सेल होती है जो कि डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, हैविंग 2 पोलर न्यूक्लियाई, और इसके अंदर पोलर न्यूक्लियाओं की संख्या 2 होती है। तो जो सेंट्रल सेल है उसमें पोलर न्यूक्लियाओं की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर आएगा कि 2 होती है। ठीक है, देखिए आज हमने जो चर्चा की हुई है वो चर्चा की है केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की है। बीच में थोड़ा सा गैप लग गया है क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, तो उसकी वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पाए। ठीक है, तो आज ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वीडियो है ये आपको मिल गया है। आगे आपको पॉलिनेशन, क्योंकि ये फीमेल वाला पार्ट भी आज यहाँ फिनिश होता है, तो पॉलिनेशन से संबंधित वीडियो आपको मिलेगा अगले क्लास में। जब तक के लिए आप संदीपनी क्लासेस के साथ बने रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी इसका लाभ ले पाएं। और हम प्रतिबद्ध हैं आपको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए। तो आपको यहाँ पर जो शिक्षा मिलती है वो निःशुल्क है। केवल आपसे हम एक ही उम्मीद रखते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, तो आपकी तैयारी इसी तरीके से हम कराते रहेंगे। संदीपनी क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।